नमस्कार किसान भाइयों। कृषि जान के फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से विशाल जी जुड़े हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। ये जो है लगभग 3 दशक से कृषि क्षेत्र से निर्बाध रूप से जुड़े हुए हैं और सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं। इनके पास 100 एकड़ से ज्यादा का रकबा है और इसमें ये सफलतापूर्वक खेती करते हैं। तो आज की चर्चा में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक तरीके से किसान खेती करके कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक तरीके से खेती के दौरान ये किन किस्मों का चुनाव करते हैं, किन फसलों का चुनाव करते हैं। और विशेष रूप से हम आज की चर्चा में उनसे धान की खेती के बारे में ही जानेंगे और साथ में अन्य जो फसलें को ये खेती कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी उनसे प्राप्त करेंगे। तो आज की चर्चा में विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिचय दें आप। जी, मैं विशाल कटरे, पिता श्री श्याम किशोर कटरे। मैं बालाघाट जिले के परसवाड़ा गांव से हूँ, जो मध्य प्रदेश में है। और मैं खेती को अपना धंधा तो नहीं मानता, बट ये हमारा पुश्तैनी कारोबार है और ये हमारी जीवन शैली भी तो यानी कि है। परंपरागत जी, तरीके से खेती होती आ रही है, उसके बाद से इसमें भी आप भी इन्वॉल्व हो गए। देखिए, खेती अगर आप देखें तो कोई हर व्यक्ति जो है समाज में किसी भी जगह वो बैठा हो, उसको आप 2 3 या 4 पीढ़ी पीछे अगर जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं से उसका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक। हम जैसे कुछ लोग उस बैकग्राउंड को कंटिन्यू कर गए हैं। जी। ठीक। तो अभी विशाल जी, आप आपके पास टोटल अभी रकबा कितना है, उनमें किन किन फसलों की आप खेती करते हैं। अभी हम लोग 130 एकड़ में खेती कर रहे हैं। इसमें से कुछ जमीन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में भी ली हुई है। और हमारा जो मेजर काम है वो धान का है, पेडी जिसको बोलते हैं आप लोग। जी। इसके अलावा हम लोग कुछ मात्रा में सरसों, धनिया, चना, गेहूं और कुछ सब्जियां भी लगती हैं जो बहुत नॉमिनल है, बट मेजर अगर आप देखें तो मेरा काम धान का ही है। जी। तो अभी जो है फिलहाल आप धान की कितने रकबे में खेती किए हैं। अभी हमारे यहाँ पे दोनों सीजन में धान लगती है। एक तो ये बरसात में भी धान लगती है हमारे यहाँ पे, और जिसको आप साठी बोला जाता है कुछ जगह, या किसी जगह इसको रबी के लिए धान बोला जाता है। ये लगती है करीब 110 एकड़ के रकबे में। जी। तो जी। ये जो आप जब कृषि से जुड़े थे, शुरुआत शुरुआत से ही आप रबी सीजन में धान की खेती करते आ रहे हैं या आगे चल के खेती करना शुरू किए आप। जी नहीं, शुरुआत में तो इतना हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं थी, इतना पानी अवेलेबल नहीं था, इलेक्ट्रिक नहीं थी। और बेसिक जो पैटर्न था इस एरिया का, इसमें चना और तेवड़ा लोग लगाते थे। और अधिकतर क्रॉप वो थी जिनको आप सीधे अपने धान के अंदर ही फेंक दिया, जिसको उतेरा बोलते हैं या कैच क्रॉप बोलते हैं आप लोग। तो उस तरीके की क्रॉप का प्रचलन यहाँ पे बहुत था, जिसमें से तेवड़ा है, अलसी है, लखोरी है, उड़दा है, उड़द। इसको सीधे धान में ही फेंक दिया जाता था। तो ये मेजर इस एरिया का ये ट्रेंड में चलता था उस समय पे। अभी करीब 2001 से यहाँ पे सेकंड पेडी हम लोगों ने लेना चालू की, जिसको हम सेकंड पेडी बोलते हैं, जो समर में लगाते हैं। तो उसके बाद से इसका रकबा बढ़ता चला गया। जी। अ, निसंदेह जैसे कि सरकार कहती है कि जो किसान भाई जो है आधुनिक तरीके से खेती करे, आप उसके एक उदाहरण है आप। तो अभी आप जो धान की जो खेती करते हैं वो छिड़काव पद्धति से करते हैं या फिर जो परंपरागत पद्धति है उससे करते हैं। देखिए, ये परंपरागत पद्धति तो यहाँ पे जो थी वो छिड़काव पद्धति ही थी। छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा एरिया, बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का ये सीमावर्ती जिला है। उसके कारण यहाँ पे बहुत बड़ा जो रकबा था वो बोआर पे ही था उस समय, यानी जिसको डायरेक्ट अपन डायरेक्ट सोइंग बोलते हैं आप लोग। लेकिन अभी ये मेजर जो अब लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं वो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, चाहे वो मैनुअली करें चाहे वो मशीन से करें। यानी जिसको आप रोपा बोलते हैं, वो रोपा लगने लगा है आजकल सब जगह। जी। अच्छा, चूंकि आप धान की खेती मुख्य रूप से करते हैं तो हम धान की खेती पे से ही संबंधित मेरा अगला सवाल ये है कि धान की खेती के दौरान किसानों को विशेष रूप से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, धान की खेती में विशेष रूप से तो सबसे बड़ा मामला रहता है इरिगेशन का। अगर आपके पास पानी अवेलेबल है भरपूर मात्रा में, उस जगह पे आप धान की खेती कर सकते हैं।
दूसरा, आपको धान की खेती करने के लिए टेबल प्लेन फील्ड लगते हैं। आपके फील्ड बहुत उबड़ खाबड़ नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास में थोड़ा सा क्लाइमेट वैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंड जहां पड़ती है उन जगहों पे धान का प्रोडक्शन कम आता है। और कुछ परेशानियां भी आती हैं, वो नर्सरी अच्छे से जर्मिनेट नहीं होगी, और इन सब चीजों पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है धान की खेती में। तो अमूमन आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? न्यूनतम कितना जाता है, अधिकतम कितना जाता है? हमारे यहाँ पे जी न्यूनतम टेम्परेचर 10 डिग्री, कभी कभार 8 डिग्री तक जाता है, लेकिन ये बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है। हमारे बालाघाट जिले की जो सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जो रबी की क्रॉप नहीं होती दूसरी, चना गेहूं वगैरह, क्योंकि यहाँ ठंड आती बड़ी लेट है और जाती बहुत जल्दी है। तो ठंड का ड्यूरेशन हमारे यहाँ पे दूसरी जगहों की तुलना में कम है। और मैक्सिमम टेम्परेचर तो यहाँ जाता है आपका 42 तक जाता है। और मिनिमम 8 से 10 डिग्री के बीच में टेम्परेचर यहाँ रहता है। और जिन जगहों में 10 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जाता है वहां पे धान का पौधा ग्रोथ नहीं करता, उसके टिश्यू का मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाता है 10 डिग्री के नीचे। ठीक। इसलिए वो लोग परेशान होते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि कृषि में 70 से 80% जो मतलब सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है आपका सीड का। और सीड अच्छा निकला तो किसान का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। सीड उसमें रोग भी नहीं लगेंगे, पैदावार भी बढ़ जाएगी, और ग्रोथ भी पौधे का अच्छा होगा। सब कुछ मतलब डिपेंड करता है। तो आप जो उसके बीज का जो चुनाव करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, बीज का चुनाव आपकी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई ऐसा बीज ले आते हैं जो आपके एरिया को सूट नहीं करता, अगर वो पहले से किसी जेनेटिक डिसीज से, अगर मान लो उसमें वो प्रॉब्लम है, अगर आप उसके बारे में आपको पता नहीं है, आप सीड ट्रीटमेंट अगर नहीं कर रहे हैं, और आपका जो सोर्स है बीज लेने का वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। उसका कारण ये है कि सिर्फ आप जब बीज बोते हैं, आपने सारी मेहनत कर ली, सब कुछ आपका पूरा खर्चा लग गया, लेकिन बाद में पता लगा आपकी ईल्ड नहीं आई, या कोई ऐसी डिसीज आके खड़ी हो गई, या सबसे बड़ी जो समस्या आती है बीज के साथ में, नोटीज यानी मिक्सिंग की। जो बीज आप ले रहे हैं वो जेनेटिकली फेवर होना चाहिए। दूसरा, उसमें फिजिकल जो खामियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कचरे का बीज, आप कहीं बाहर से बीज लाते हैं किसी भी बाहर दूसरी जगह से, और वो कचरा अगर आपके यहाँ आके अगर सर्वाइव कर गया, या खरपतवार जिसको बोलते हैं ना बीज, वो उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बीज तो निस्संदेह बहुत बारीकी वाला काम है। और बीज का काम आप, जो आपके जो रिलायबल सोर्सेज है, आप कोशिश ये कीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे हम लोग जो प्रचलन में है, हमारे यहाँ पे हम लोगों ने ये ट्रेंड पूरा फिक्स किया हुआ है। हम 1 या 2 बोरी फाउंडेशन का सीड लेके आते हैं, और उसको 2 किसानों या 3 किसानों में बांटते हैं अपने बीच के। और जिसका सबसे अच्छा आता है वो हमारा बनता है फिर सर्टिफाइड सीड, उसको हम लोग सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लगाते हैं। तो ये सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो फील्ड आपने जिस बीज को देखा है उगते हुए और उसकी हार्वेस्टिंग करते तक, उस बीज पे ही आप भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि बाहर से आप बीज जब भी लेके आएंगे, आपको उसकी जेनेटिक प्योरिटी के बारे में किसान तो नहीं जान पाएगा, वो सिर्फ फिजिकल प्योरिटी देखता है उसकी, और वो आपको दिखेगी फील्ड पे। तो इतनी सावधानी तो रखना पड़ेगा बीच में आपको। ठीक। फिलहाल जो है आप धान की कौन सी उन्नत किस्म की खेती आप कर रहे हैं? देखिए, अभी तो यहाँ पे हम लोग जब से मार्केट का जो चलन आया है, तो अभी तो मैक्सिमम मार्केटिंग हमारी गवर्नमेंट के साथ है। और तो हम लोग जब खरीफ में जब इस क्रॉप को लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सब कॉमन वेराइटीज लगाते हैं जो मोटी होती है। जनरली इसमें IR 36 है, 1000 MTU 1010 है, MTU 1001 है। इसके अलावा जमुना पान करके एक कंपनी है, उसका पान 804 इस एरिया में काफी सरवाइव कर रहा है। और ये जनरली हर एरिया में अलग अलग तरीके के सीड लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे एरिया में मैक्सिमम जो है वो मोटे धान पे ही हमारा फोकस रहता है। हम लोगों ने बासमती पे भी काम किया, लेकिन ये इस रेट के क्राइसिस उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, मार्केटिंग बहुत टफ है उसकी। इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर बासमती का जो उतार चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा है। तो किसान थोड़ा सा ट्रिकी भी है वो काम, क्योंकि उसमें डिसीज भी ज्यादा आती है। तो इसीलिए हम लोग कॉमन वेराइटीज के ऊपर, ज्यादातर मोटे धान की खेती के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, ताकि हम गवर्नमेंट को मार्केट कर सकें। इस क्रॉप में जो हमारा काम है सेकंड पेडी में, हम लोग इसमें लगाते हैं
110 दिन के आसपास की वैरायटी, 110 से 120 दिन के बीच की। और ये हमारा टोटल जो वैरायटी सिलेक्शन इसमें रहता है कि जो सीड कंपनियां हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। हम लोग बेसिकली इस सीजन में पूरा सीड प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें हमारे साथ प्राइवेट कंपनियां टाई अप होती हैं। मैक्सिमम 1010 वेराइटी जो है, MTU 1010 है। इनका प्रभु गोपाल सीड्स वालों ने जब को प्रभु कीर्ति दिया हुआ था अपना, उनको हमने सीड प्रोडक्शन करके दिया। इसके अलावा 1121 करके एक वैरायटी है, उनका सीड प्रोडक्शन करके हमने दिया इनको। तो हम लोग बेसिकली इस सीजन में कंपनी के साथ जो हमारा टाई अप होता है, हम उस तरीके की वैरायटियां जो 110 से 125 दिन के बीच की हैं उनको हम लगाना प्रेफर करते और वही जब खरीफ सीजन की बात करें तो उसमें किस तरह की किस्में होती हैं? हैं। खरीफ सीजन में 140 से 145 दिन तक की किस्में लगती हैं मेजर। 110 दिन से 145 दिन तक की किस्में लगती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमारे यहाँ पे बरसात में जो ग्रेन की क्वालिटी आती है उसमें शाइनिंग का परसेंटेज कम रहता है। कंपनी वालों को स्टोरेज करना पड़ता है उसको पूरे साल भर बीज के लिए। इसलिए उस समय हमारे पास में बीज का काम नहीं रहता है। और बरसात थोड़ी सी टफ होने से रोगिंग वगैरह करना, इसमें से खरपतवार निकालना, उसमें हमको दिक्कत जाती है। इसलिए हम उस सीजन में सीड के ऊपर काम नहीं करते, हम लोग इस सीजन में काम करते तो उसमें तो पानी लगता है तो काफी खरपतवार तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं क्या? इसमें भी मतलब खरपतवार आते हैं या नहीं आते हैं? हैं। बिल्कुल खरपतवार आएगा। देखिए क्या होता है, धान के पौधे में अपन जितना पानी भर के रखते हैं, पानी भरने के सिर्फ दो रीजन है। या जिसको आप मल्चिंग बोलते हैं, या कीचड़ मचाना, या आप जमीन इसीलिए टाइट करते हैं, मखते हैं जमीन को, ताकि एक तो आपका पहला वीड मैनेजमेंट हो, कचरा कम से कम हो गया। दूसरा मामला आता है, अगर आप पानी भर के रखते हैं तो उसमें कचरे का जर्मिनेशन ही नहीं होता है। तो पानी, उसके अलावा भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जहां पे आपके खेत लेवल नहीं है, जहां पे आपकी मिट्टी को धूप हवा मिल रही है, वहां पे कचरा जगना तय है। और बरसात में जनरली ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि उस समय आपका जो क्लाइमेट रहता है काफी ह्यूमिड रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। तो उस समय अगर आप 2 दिन भी खेत खुला छोड़ते हैं तो उसमें जर्मिनेशन जल्दी आता है। बनस्पत इस सीजन में आपका जो जर्मिनेशन है कचरे के सीड का, वो थोड़ा सा डिले जाता है ठंड होने के कारण। तो इस सीजन में कचरे की समस्या हमारे यहाँ कम रहती है। जी। जी, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो मतलब ये दावा करते हैं कि हम जैविक खेती कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, रासायनिक खेती कर रहे हैं। अलग अलग किसान हैं हमारे देश में। और वो जाहिर सी बात है, उसमें से काफी सारे किसान ऐसे हैं जो कंपनियों से बीज खरीद के ही उगाते हैं। तो जी। यदि वो बीज जो है अगर जैविक तरीके से ना उगाया गया और रासायनिक तरीके से उगाया होगा तो जाहिर सी बात है उसका थोड़ा बहुत इम्पेक्ट उसमें आएगा ही आएगा उपज में। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो उगाते हैं, जो बीज ये तैयार करते हैं, वो जैविक तरीके से उगाते हैं या रासायनिक तरीके से? जी नहीं, जैविक तरीके से हम लोग, मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बात को। जैविक का कॉन्सेप्ट मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिकली एग्रीकल्चर में हमारी गुड प्रैक्टिसेस है, हम सिंथेटिक पायरेटिक ड्रग का इस्तेमाल नहीं करते जो हमारे पानी में लीच हो, या हमारे मारने वाले को की चमड़ी से एब्जॉर्ब हो, या जिसका रेसिडुअल इफेक्ट बहुत लंबे समय तक रहे। लेकिन ये बोलना कि मैं 100% ऑर्गेनिक करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता 100% ऑर्गेनिक। लेकिन हाँ, मैं एग्रीकल्चर की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो हम लोग जरूर करते हैं, ताकि हमारा जो मारने वाला लेबर है, हमारा जो पूरा इको बैलेंस है, वो खराब ना हो। और जो भी चीज हम उगाएं वो कम से कम उतनी गुणवत्ता की तो रहे कि वो उसको कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सके। जी, मतलब एक तरीके से आप ये कहना जी। चाहते हैं कि मतलब मिक्स रहता है, ऑर्गेनिक प्लस रासायनिक, जिसे हाँ गैप ये या देखिए, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसे नहीं, बोलते हैं, ऑर्गे गैप। इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर गुड प्रैक्टिस। इसमें एक्चुअल में ये एक नया कॉन्सेप्ट भी है जिसके ऊपर बहुत चर्चा चलती है मार्केट में। अभी आपके पास में जब आप किसी भी बड़े फॉर्म को जब जाके देखते हैं, जहाँ व्यवसायिक रूप से बहुत बड़े स्तर पर खेती होती है, कोई भी व्यक्ति 100% और ऑर्गेनिक नहीं कर सकता। उसका बेसिक रीजन ये है, सबसे बड़ी समस्या आती है लेबर की। और ऑर्गेनिक खेती जब आप करते हैं तो इसमें आपका लेबर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप मशीनों पे डिपेंडेंसी आपकी जाती है, अगर आप 100 एकड़ में धान लगाते हैं और कभी आपके खेत में बहुत ज्यादा कचरा अगर आ गया, तो आप 1 एकड़ की नींदने के लिए कम से कम आपको 18 से 20 आदमी लगेंगे।
तो उतने लेबर आप जुटाएंगे कहाँ से? तो आपको फिर अल्टीमेटली सहारा उन चीजों का लेना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको एग्रीकल्चर में सरवाइव करना है, और मैं अपने बीच के लोगों को बोलता भी हूँ कि आप जो कर सकते हैं कीजिए, बट आप पता कीजिए कि आप कौन से मॉलिक्यूल डाल रहे हैं, आपका इनका क्या नुकसान होने वाला है, आपके एनवायरमेंट पे इसको क्या फर्क पड़ने वाला है। जब आपको पता लगेगा तो आप रास्ते खोजेंगे, और रास्ता कोई बाहर से नहीं आके बताएगा, आपको आपके एरिया से ही पता करना पड़ेगा, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन में पता करना पड़ेगा कि चलो ये परेशानी हमारे साथ है, हमको इसके लिए ये पेस्ट कंट्रोल के लिए ये हमको मॉलिक्यूल चलाना पड़ रहा है, इसके इतने नुकसान है, तो हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी बात आज की स्थिति में हमारे लिए भी ये चुनौती है, क्योंकि आप जितना भी रसायन यूज कर रहे हैं, इसका सबसे पहला जो गंदा असर है या खराब असर है वो हमारे ऊपर ही होने वाला है। जो प्रोडक्ट निकल के बाहर जाएगा मार्केट में उसका असर तो होना ही है बाद में, बट उसका सबसे पहला असर हमारे ऊपर ही पड़ना है, क्योंकि वो हमारी जमीन में, हमारे पानी में, हमारे खाने की जगह में, हमारी सांस के साथ अंदर जाना है उसको। तो ये सभी के लिए सोचने का विषय है ये। ठीक। तो अभी जैसे कि आप जो है फार्म मैकेनाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किए हैं, जो अन्य काफी सारे किसान हैं उन जी। किसानों में से आप एक हैं जो फार्म मैकेनाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किए हैं। तो अभी आपके जो पैडी फार्म में किस इस तरीके का मतलब मशीनीकरण हुआ है, मतलब देखिए, किन आप मशीनों की जरूरत पड़। हमारे पास में जी जी, जी जी। सॉरी फिर से बोलिएगा, एक मिनट। हाँ, सवाल मेरा ये था सर कि अभी आप जब धान की खेती करते हैं तो आप किन किन चीजों को मशीनों के माध्यम से आसानी से कर लेते हैं। देखिए सर, पैडी में जो अभी की स्थिति है आज की डेट में, पहले से करीब करीब ये मान के चलिए कि 80% से 90% तक लेबर हमने रिड्यूस किया हुआ है। इसमें हमारे ट्रैक्टरों का रोल सबसे बड़ा है। पहले जो काम मैनुअली बैलों के माध्यम से होता था जुताई का, इसमें मल्चिंग का जो काम है ये पूरा बैलों से होता था। इसके लिए पूरे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ये सारे इक्विपमेंट तो आप जानते ही सब आ ही गए हैं। पैडी में अगर लेबर को माइनस करने का अगर सबसे बड़ा काम किसी चीज ने किया है तो वो ट्रांसप्लांटिंग मशीन ने, पहला। दूसरा सबसे बड़ा और माइनस अगर लेबर को और किसी चीज ने रिड्यूस किया है तो वो है कंबाइन हार्वेस्टर्स ने। इसके अलावा आपको जो स्प्रे के लिए जो दिक्कत आ रही थी, तो अभी हम तो सारे माध्यम इस्तेमाल करने लगे, हम तो ड्रोन पे भी चले गए, हमने एसटीपी पंप भी ले लिया। तो कुल मिला के आपको ये जहां परेशानी आती है वहां कोई ना कोई चीज आपकी आके आपको मिलती ही है। पोस्ट हार्वेस्टिंग में आपके लिए सबसे बड़ी समस्या आती है पराली, पैरा जिसे आप बोलते हैं हमारे यहाँ पे। एग्रीकल्चर वेस्ट को हटाना, जलाना, ये सब चीजें जो थी उसके लिए अब बेलर मशीनें आ गई हैं। वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट रहा है इस एरिया के लिए कि हमको अब अंगार नहीं लगाना है, जो चीज हम जला देते थे उससे हमारे आज पैसे खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके की मशीनें अभी इस्तेमाल हो रही है। और अगर पेडी में आप देखें तो सबसे अधिक अगर किसी चीज ने अगर क्रांतिकारी बदलाव लाया है तो वो है ट्रांसप्लांटिंग मशीन ने, जिसने लेबर खत्म कर दिया एग्रीकल्चर से। जो कि सबसे ज्यादा जरूरत थी किसानों के लिए। जी नहीं, सबसे ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट उसी समय रहती है, और सबसे बड़ी बात रहती है सीजनल वर्क है, एक साथ सभी लोगों का काम चालू होता है तो लेबर की क्राइसिस सबसे अधिक उसी सीजन में आती है, ट्रांसप्लांटिंग में। और धान का किसान जितने भी मेथड अपनाता है ट्रांसप्लांटिंग के अलावा, वो लेबर की परेशानी के कारण ही अपनाता है, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसा मेथड है धान का जिसमें आपकी सीड रेट भी कम लगता है, आप डिस्टेंस को प्रॉपर मेंटेन कर पाते हैं, आप वीड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाते हैं, आपको कोई दूसरा मॉलिक्यूल या रासायनिक दवा नहीं डालना पड़ता। आप मैकेनिकली उस मचाई करके कचरे को एक बार खेत में खत्म कर देते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मामला होता है कि आपके पास में रिस्क कवर करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप नर्सरी छोटी सी जगह में डाल के आप पहले फील्ड को पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, नर्सरी की स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, तो आपके पास में रिस्क नहीं रहती। अगर आपने डायरेक्ट सोइंग कर दी, कभी तेज पानी गिर गया, खेत भर गया, तो आपका दाना ही सड़ जाएगा। कभी अगर पानी नहीं गिरा या आप इरिगेशन नहीं कर पाए तो जो जगा हुआ दाना है वो भी डैमेज हो जाता है, और उसमें कचरा भी ज्यादा आता है। इसलिए ट्रांसप्लांटेशन सबसे बेटर तरीका है पेडी में धान लगाने में। तो ये जो जी। ट्रांसप्लांटेशन जो मशीन आई है, जाहिर सी बात है उसके लिए नर्सरी भी जी। अलग तरीके से तैयार करना पड़ता होगा किसानों को। तो देखिए अगर। नर्सरी। जी जी। जी सर। देखिए एग्रीकल्चर में जब आप कोई भी बदलाव करते हैं
आप कुछ भी काम को बदलिए, आप जो पुराना काम कर रहे हैं उस काम को अगर आप चेंज करने जाते हैं तो उसके पहले की एक स्टेप उसके बाद की एक स्टेप जरूर बदलती है। जब आप मैनुअली ट्रांसप्लांट करते थे तो आप नर्सरी को सीधे आपके खेत में ही बो देते थे, लेकिन अब आपको मशीन पे नर्सरी को लगाना है तो अब नर्सरी मशीन जिस कंडीशन में काम करती है या जिस स्थिति में वो काम करती है आपको वो स्थिति उसको देनी पड़ेगी, यानी आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो काम है ट्रांसप्लांटिंग मशीन का वो है नर्सरी। आपको इसमें मैट टाइप नर्सरी बनती है, चटाई जैसी। इसको आप ट्रे में भी डालते हैं कुछ लोग पॉलीथीन के ऊपर भी डालते हैं, इसके बहुत सारे मेथड है। तो जिसको जो सूट होता है वो डालता है, लेकिन बेसिकली इसमें मैट टाइप नर्सरी डलती है जो मशीन में पीछे जो लगाने वाला पार्ट है उसमें फीड होती है। तो पहला काम तो इसका नर्सरी का ही, अगर आप नर्सरी का लगाने में सक्षम है तभी आप मशीन पे जा सकते हैं। ठीक। तो अगर हम बात करें कि जो परंपरागत है और जो आधुनिक तरीके से आप खेती कर रहे हैं इसमें, तो लागत में कितना अंतर आ जाता है? जिसमें अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो मेरे एरिया में हर क्षेत्र की लागत अलग अलग होती है। पर मैं बालाघाट जिले में जहां मैं काम कर रहा हूं, अगर कोई आदमी टोटली मैनुअल काम करता है ट्रांसप्लांटिंग से लेके हार्वेस्टिंग तक के, तो उसकी लागत में और मेरी लागत में करीब करीब 8 से 9 हजार रुपए एकड़ का अंतर आता है। मैं उतना कम खर्च करता हूँ। यानी अगर आप देखें, अगर मैनुअली इस काम को करता तो मुझे 9 हजार रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ते अभी जो मेरी शुद्ध रूप से बचत है। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, मशीन से जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो इसमें 2 एकड़ 2 कुंटल तक पर प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ गया हमारा। ये बहुत मेजर रोल है उसमें, पता नहीं जिस भी कारण से बढ़ा, या तो हम बहुत अर्ली एज की नर्सरी लगाने लगे, या हमारी स्पेसिंग बहुत बढ़िया रही, हमारे टिलर्स ज्यादा आने लगे, तो उस कारण हमारा 2 कुंटल का भी प्रोडक्शन बढ़ा। जी। जी। और इसके अलावा समय की बचत जो होती है वो अलग है। देखिए, समय की तो बचत है ही है, और उससे भी बड़ी जो बचत है वो है मानसिक तनाव की। आप पहले टोटली डिपेंड थे दूसरों के ऊपर। आप सुबह जब उठते थे तो आपके कितना स्टाफ आपके पास आया, कौन कौन आया, कितने लोग नहीं आए, जो लोग नहीं आए उनका क्या सब्स्टिट्यूट होगा। आप चाह के भी काम को एक दिन के लिए रोक नहीं सकते थे क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहता था। और इतने बड़े क्राउड को जहाँ 170-75 लेबर हम संभालते थे, उसको संभालने के लिए हमको दिन भर फील्ड पे रहना पड़ता था। हम खाना खाने चाय पीने तक घर नहीं आ पाते। तो वो एक इतनी बड़ी समस्या थी। और अभी की स्थिति में तो ये है कि आप मैक्सिमम हमारा स्टाफ ट्रेंड हो गया है, आपको 12-13 लोगों को ट्रेन करना है। अच्छा, आप इनका वेजेस जब बढ़ाते हैं 12-13 लोगों का तो इनमें जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो आपने उस तरीके के लेबर सेलेक्ट किए, तो अभी हमारा काम लगभग लगभग ऑटोमेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। बट पहले की तुलना में अगर आप हमारा मानसिक तनाव देखें तो वो, अगर आप इसको परसेंटेज वाइज अगर चेक करते हैं, अगर पहले 100% था तो अब 25% भी नहीं बचा। सबसे बड़ी बचत तो ये, क्योंकि कोई भी काम आप कितना भी पैसा बचा लें, लेकिन अगर वो आपको सुबह से लेकर रात तक अगर परेशान रखे हुए है, अगर आपकी नींद उड़ी हुई है, तो उस काम में आप ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है ये, कि मानसिक तनाव अगर कम होता है तो आप, अच्छा फिर उसके बाद समय जब बचता है, मानसिक तनाव कम होता है तो आप नई चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपके पास समय बचता है तो आप और क्या बेटर कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी निकालने का टाइम मिल जाता है। एक तरह से मशीनीकरण आप जैसे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जी देखिए, अगर ये मशीनों पे नहीं जाते तो शायद हमको इस जगह को छोड़ना पड़ता, क्योंकि अभी जिस समय हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था, जिस समय मैं यहाँ पे आया था 2001 में, 2099 से वैसे मैं यहाँ आ गया था, लेकिन 2001 से मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगा फादर के साथ में। तो मैं उस समय देखता था कि हमारे पास में करीब करीब 30 से 35% की तादाद होती थी जो बच्चियां ट्रांसप्लांटिंग का काम सीखती थी, लगाने का काम सीखती थी। तो हम अपने पिता से ये पूछते थे कि भैया ये तो उतने अच्छे से लगा नहीं पाती हैं पापा जी, पर आप इनको पूरा पेमेंट क्यों देते हैं? तो बोले ये 1 साल सीखेगी, और जब तक इसकी शादी नहीं होती 5-6 साल तक ये हमको सपोर्ट करेगी। तो बोले ठीक है, 1 साल थोड़ा नुकसान, लेकिन 6 साल तक तो तेरे को लेबर मिल रहा है। अभी की स्थिति में ये हुआ कि जो 35% इन नई बच्चियों की तादाद थी वो गिर के 5% भी नहीं बची। इसका मतलब ये है कि जो नया बच्चा है वो एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं आ रहा है। और उसका कारण भी है, पहले अगर आपका इतना इकोनॉमिकली लोग सक्षम नहीं थे, गवर्नमेंट की योजनाएं उतनी
अच्छी नहीं थी, जो भी कारण रहा हो, एक एक्स्ट्रा मैटर है। बट अगर आपका पेट अगर खाली है तो आप सब काम करने तैयार रहते हैं, लेकिन जिस दिन आपका पेट भर जाता है तो आप काम की क्वालिटी को भी चुनते हैं। बेसिकली फर्क वही है एग्रीकल्चर में अब, कि आप लोगों ने काम की क्वालिटी को चुनना चालू कर दिया। जी। आप देखेंगे तो इसमें धूल, जो कीचड़। भारत सरकार की जो योजना है, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, जिसमें हर मंथ जी, एक निश्चित अन्न दिया जाता है, ये काफी बदलाव लाया है इन सब चीजों में। और सही है, सरकार बिल्कुल मतलब बिल्कुल। कर नहीं, रही अच्छा है। भी है, देखिए उसका। हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी, अगर गवर्नमेंट का अगर आप पूरा देखें, और यह बात हम में से जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा व्यक्ति वो जानता है, आपकी टोटल जीडीपी 27% एग्रीकल्चर से कवर होती है, और यहाँ आदमी का जितने लोग इन्वॉल्व है वो 60% के आसपास। तो सरकार तो स्वाभाविक चाहेगी जहां से 27% कमाई हो रही है वहां 27% लोग रहे। जहां 60% लोग लगे हुए हैं 27% कमाने के लिए, इतने लोग अगर निकल के किसी और जगह जाते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में जाए या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए या कुछ और बड़ा काम करने लगे, तो हमारे निश्चित तौर पे हमारे देश का विकास ही होना है उससे, और उनकी भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। जी। सर, एक तरह से डेटा ये भी है कि आप देखिए, जो कुछ नहीं करता वो कृषि से जुड़ा हुआ है, उसी में काउंट कर लिया जाता बिल्कुल है। सही बात। बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं कर पाता था पहले वो एग्रीकल्चर में जुड़ता था, लेकिन नहीं अभी नहीं, चीजें बदल रही हैं। पहले तो नहीं, पहले तो ऐसा था कि हमारे हम इतने संपन्न हैं तो हमारा बच्चा क्यों काम करेगा बाहर जाके, किसी का नौकर क्यों बनेगा घर। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि जो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो काउंट हो जाता है कि वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अभी आप देखेंगे। बेसिकली दिक्कत इसमें जो आई, जी, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। मेरा मेरा जो एनालिसिस है, पता नहीं वो सही है या गलत है। एग्रीकल्चर में पैसा है, इसमें नो डाउट। आपको उतना पैसा तो आप कमा सकते हैं अगर यहाँ पूरा आप डिवोशन के साथ काम करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत एग्रीकल्चर के साथ क्या है कि जोत हो गई छोटी। और कोई भी किसान अगर काम करता है तो अगर आप साल में उसके एक्टिव रहने के अगर दिन गिनते हैं तो 365 दिन में से वो बड़े मुश्किल से 100 दिन काम एग्रीकल्चर में वो करता है। तो स्वाभाविक सी बात है उसका 100 दिन का ही पेमेंट आना है। आप रोज काम कर रहे हैं, आपको रोज पैसा मिलेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत वो ये कि एग्रीकल्चर को बेसिकली लोग समझ नहीं पाए। अगर आपके पास जमीन छोटी है तो आपको उन प्रोडक्शन पे जाना था जिससे रोज जनरेट इनकम इनकम जो रोज जनरेट हो। आपको डेयरी पे जाना चाहिए, आपको पोल्ट्री पे जाना चाहिए, आपको फ्लोरिकल्चर पे जाना चाहिए। तो लोगों ने जनरली एग्रोनॉमी को ही पकड़ के रखा क्योंकि ये इजी है, इसकी सारी चीजें ओपन है, आसानी से की जा सकती है। तो समस्या वो आई। और दूसरा मामला एक और आया कि जब लोगों ने शिक्षा का स्तर बढ़ा, लोग नौकरी चाकरी करने लगे, तो एक जो चार्म रहता है लाइफ स्टाइल का, उसके कारण लोगों ने इस जगह को ज्यादा छोड़ा है। मुझे जो समझ में आता है, पैसा तो यहाँ भी कम नहीं है, लेकिन यहाँ आपको धूल है, पसीना है, मिट्टी है, थोड़ा बहुत गंदगी भी है खेतों में। आप जिस कंडीशन में काम करते हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वो आपके स्तर से कहीं ना कहीं काफी कुछ बिलो है। तो कोई 5 स्टार कल्चर नहीं है यहाँ पे। गांव में अगर आप सरवाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक चीज के लिए आपको परेशान होना पड़ता है, और इसीलिए लोग यहाँ से पलायन जा। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ सर। जी 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 सर। क्योंकि एक मिनट सर, एक फोन आ रहा है। जी, सर एक कॉल ले लूँ क्या? ले सकते हैं। सर सर।
सर। हेलो। जी सर। हाँ सर। सॉरी सर। इट्स ओके सर। सर आपसे मेरा अगला सवाल ये था कि जब आप खेत की तैयारी करते हैं बुआई के लिए तो जैसे सॉइल टेस्टिंग हो गया, अभी आधुनिकता में ही आता है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह हो गया, और अन्य अन्य भी और कई सारी तकनीकें हैं, तो इनमें आप और किन किन तकनीकों को अपनाते हैं? देखिए, सॉइल टेस्टिंग तो हर किसान को कराना चाहिए। जनरली क्या होता है कि फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ा खर्चा है किसान के लिए। और आप अगर सही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो आपको फायदा होगा, और आप गलत फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो आप निश्चित रूप से नुकसान में जाएंगे। तो हर किसान से, ये हमको भी से काफी समय लगा, हम काफी नुकसान खाने के बाद ये चीजें सीखे। आपको सॉइल टेस्टिंग कराना चाहिए। और दूसरा, इरिगेशन का जो हमारे यहाँ मेजर सोर्स है, अभी हम लोग पैडी में फ्लड इरिगेशन ही होता है। इसमें कोई ड्रिप की स्थिति नहीं है, इसमें कोई आपका स्प्रिंकलर का इस्तेमाल नहीं है। लेकिन चना गेहूं के लिए हम लोग स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। अभी हार्टिकल्चर क्रॉप के ऊपर कुछ क्षेत्र में हमने छोटे मोटे एरिया में घर की किचन गार्डन वगैरह में ड्रिप लगाई हुई है। अदरवाइज ड्रिप का भी काम हमारे पास नहीं है, हम मेजर फ्लड इरिगेशन पे ही। अच्छा, उसका एक रीजन भी है सर। हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर में अगर हम लोग धान की खेती को इतना प्रेफर करते हैं तो उसका इसलिए कारण है, हमारे यहाँ जितना भी लैंडस्केप है, ये वाटर लॉगिंग वाला एरिया है। यहाँ पे एक बार पानी भरता है तो पानी निकालने में दिक्कत जाती है। सर एक मिनट। जी। हाँ सर। तो मतलब कितनी सिंचाई में आपकी फसल तैयार हो जाती है? सर, धान में तो पानी पूरा टाइम भरा रखना पड़ता है। बरसात में तो हमारे साथ समस्या नहीं रहती। इस सीजन में भी क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पूरा एरिया है, करीब करीब मेरा विलेज का जो रकबा है वो है 550 एकड़ का। और इसके अलावा मेरे बाजू वाला जो गांव है, वो भी करीब करीब वही 1500 1600 एकड़ का, उसमें पूरा रकबा जाता है। तो ये सभी जगह पे पैडी लगती है, धान लगता है। तो अगर आप कोई दूसरी क्रॉप लगाना भी चाहें तो उनका वो पानी सिपेज होके आपके खेत में आ जाएगी। तो आप यहाँ पे बहुत हाइटेड पोर्शन पे ही दूसरी क्रॉप लगा पाते हैं। और कुछ जगह नहरों से भी इरिगेशन यहाँ होता है। गवर्नमेंट यहाँ पे नहर प्रोवाइड करती है, तो लोग गेहूं की चने की जगह यहाँ पे धान ही लगाते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में सर एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अभी भी जो बेसिक एग्रीकल्चर है वो डिस्ट्रीब्यूट जिस तरीके से है, गाँव की जो व्यवस्था है या खेतों की जो व्यवस्था है, आपके ऊपर वाला व्यक्ति क्या क्रॉप लगा रहा है उसके हिसाब से ही आपकी नीचे की क्रॉप डिसाइड होती है। क्योंकि अगर वो पानी वाली क्रॉप ऊपर लगाता है और आप नीचे चना लगाते हैं तो आपका चना वो सड़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति उसके रास्ते भी हमारे खेतों से एक दूसरे के खेतों से लगे हुए हैं, तो ऐसी कोई क्रॉप हम लोग नहीं लगाते हैं कि अगर मान लो बाई चांस हमारी क्रॉप पहले आ गई और उसका रास्ता ही नहीं खुला, हम जाएंगे कैसे वहां पे। तो एग्रीकल्चर अभी भी एक सामाजिक प्रक्रिया जैसा है, सामाजिक कार्यक्रम जैसा ही है कि सब लोग जैसा करते हैं उस तरीके से आपको करना पड़ता है। और जहाँ फायदा होता है वहां एक बड़े स्तर के ऊपर लोग मोल्ड होना चालू हो जाते हैं। जी। ठीक। अच्छा, फसल कोई भी हो उसमें पोषक तत्व प्रबंधन बहुत मायने रखता है। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जी जी। आप आधुनिकता को काफी अच्छे से अडॉप्ट किए हैं, तो अभी आप किस तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं अपने फार्म में? जैसे अभी देखेंगे नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए आपके नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, और भी बहुत सारे इसके उत्पाद आ गए हैं। इफ्को के अलावा भी और कई सारी कंपनियां जैसे कोरोमंडल है, और भी कंपनियां हैं। जी जी जी। देखिए, आप कितना भी फर्टिलाइजर खेत में डाल लें, आप पहले समझिए कि आपका जो खेत है वो बर्तन है। और फर्टिलाइजर सिर्फ ईंधन का काम करता है। आपको अनाज तो बर्तन के अंदर ही रखना पड़ेगा ना पकाने के लिए। और वो है आपका कार्बनिक पदार्थ और बैक्टीरिया जो आपके खेत में रहते हैं, वही उसको प्रोसेस करके आपके खाने लायक बनाते हैं। फर्टिलाइजर इस प्रक्रिया को तेज करता है। तो पहली बात तो ये समझिए कि हर पूरा फर्टिलाइजर कभी प्लांट नहीं ले पाता। इसको लेने के लिए जो चीजें हैं उनकी भी मात्रा आपके खेत में भरपूर चाहिए। तो आपके खेत में माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत बढ़िया होना चाहिए। और
आप अगर खाद प्रबंधन की बात करते हैं तो पौधा जिंदा है, और अगर आप रोज पौधे को देखते हैं तो वो अपनी रिक्वायरमेंट आपको खुद बताता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं आपको कि सेकेंड पेडी में हमारा जो यूरिया का रिक्वायरमेंट है, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट है, वो लगभग लगभग 2 बोरी के आसपास चला जाता है प्रति एकड़ तक, क्योंकि उस समय सनलाइट बहुत ज्यादा रहता है, प्लांट की जो टेकिंग कैपेसिटी है नाइट्रोजन लेने की वो बहुत ज्यादा है, और उसको कोई दूसरे सोर्स से नाइट्रोजन नहीं मिलता है। और वहीं जब हमारा बरसात का सीजन है, उसमें हम लोग 25 किलो भी नाइट्रोजन नहीं डाल पाते अच्छे से। उसका बेसिक रीजन है कि जब आपका पानी गिरता है, वो नाइट्रोजन लेके फिक्स होता नीचे बैठता है, आपके पास में ह्यूमिडिटी रहती है, उस समय उसकी जड़ें स्ट्रांग हो जाती हैं, बहुत जल्दी वो जल्दी विकास, नाइट्रोजन जमीन से भी काफी मात्रा में इंटेक करने लगता है। तो आपका प्लांट आपको बताता है कि आपका फर्टिकेशन किस तरीके का होना चाहिए। जी। अगर आप रोज खेत जाते हैं, आप रोज का पौधा जिंदा है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा। पत्ते की नोक अगर पीली पड़ना चालू हो गई तो आपको समझना है कि उसको नाइट्रोजन लगाना है। आपका पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है, जड़ों में विकास अच्छे से नहीं है, तो आपको फॉस्फेट लगाना है। अगर आपके पौधे में स्ट्रांगनेस नहीं आ रही है, हरियाली मद्दी पड़ी हुई है, तो आपको ये निश्चित मान के चलिए कि उसमें आपका पोटास की मात्रा कम है। तो बेसिक तो सिम्टम्स आपको पौधा बताता है कि आपका फर्टिकेशन किस तरीके से चाहिए। और ये हर सॉइल के लिए अलग अलग है, आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप इतना मारिए, इसका कोई भी फिक्स डाटा नहीं है। ठीक। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बताया कि आपके आसपास के किसान जो भी हैं वो भी धान की इस सीजन में खेती करते हैं। जैसे आपने बताया कि आप तो अपना जो प्रोडक्शन है कंपनियों को सेल कर देते हैं, तो जो आपके जो आस पड़ोस में जो किसान है वो भी किसी कंपनी से जुड़ के अपने उत्पाद को सेल करते हैं, या फिर वैसे तो गवर्नमेंट उसमें रबी सीजन की फसलों को खरीदारी करती है और उन्हीं के लिए मतलब सारी चीजें होती हैं, तो जी फिर वो जी जी। कैसे अपने उत्पादों को सेल करते हैं? देखिए, मेजर तो बालाघाट जिले में आप कितना भी पेड़ी लगा लें, ये पूरा पेड़ी का ही जिला है, धान का ही जिला है। तो यहाँ पे मिलर से लेके सारे लोग अवेलेबल हैं, यहाँ मार्केटिंग की कभी कोई दिक्कत नहीं जाती। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर मैं इस काम को करता हूं तो मेरे बाजू वाला किसान क्यों नहीं करेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बिना कुछ कहे या कोई एग्रीमेंट के, हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अभी करीब करीब हमारे साथ में यहाँ पे 70 से लेके 80 किसान के बीच में जुड़ा है। और टोटल सीड प्रोडक्शन का काम का जो रकबा हमारे पास में आज की डेट में है, वो है करीब करीब 400 एकड़ के आसपास। इतने बड़े एरिया में यहाँ पे सीड प्रोडक्शन होता है। तो जो अच्छे किसान हैं वो ऑटोमेटिकली हम लोगों से जुड़ते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, इसमें कोई भी किसी को कुछ नहीं देता। यानी अगर मैं इस काम में लगा हूं, अगर मैं सामने हूं तो मुझे कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका बेसिक रीजन ये है कि ये जो पूरा काम है, अगर आपके पास में क्वांटिटी में सीड है तो ही कोई कंपनी आपके पास आएगी। आपके पास सिर्फ क्वालिटी है लेकिन वो अगर बहुत थोड़ी सी है तो भी कोई कंपनी आपके पास नहीं आएगी। तो अगर आपको मार्केट में खड़े रहना है या ज्यादा पैसे अर्न करना है तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देनी पड़ती है। तो उसके कारण हम लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बना के रखा हुआ है। और हम लोग जनरली, जेनेटिक क्वालिटी की बात मैंने सीड में आपसे पहले कही थी। तो किसी अगर सिंगल वेराइटी को आप 100 एकड़ या 100 एकड़ से ऊपर लगाते हैं तो आप उसके लिए सेपरेट हार्वेस्टर रख सकते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर। तो उसमें जैसे 10-10 वेराइटी आपने लगाई, एनटीयू 10-10 100 एकड़ में, उसमें वो हार्वेस्टर, एक ही हार्वेस्टर चलेगा, तो उसमें मिक्सिंग के चांसेस आपके खत्म हो जाते हैं। और नहीं तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आप जेनेटिक प्रायोरिटी दे पाते हैं तभी कंपनियां आपके पास रुकेंगी, अदरवाइज नहीं रुकेंगी। और ये पॉसिबल तभी हो पाता है जब आपके पास इतना बड़ा रकबा हो। क्योंकि अगर आप किसी हार्वेस्टर वाले को बोलो कि आप 10 एकड़ काटो और खड़े रहो, आपको दूसरी वैरायटी नहीं काटना है, तो वो नहीं काटेगा। तो आपको अगर बल्क में कोई काम करना है तो उसका दायरा आपको बढ़ाना पड़ता है, चाहे वो अ, आपका बेचने का तो है ही है, बट इसके लिए जो तैयारियां लगती हैं, अगर आप एक किसी वैरायटी को अगर आप पकड़ते हैं और उसका बल्क में क्वांटिटी किसी एक कंपनी को पूरी कर पाते हैं, तो वो कंपनी आपको निश्चित तौर पर ज्यादा रेट दी। उसको 10 गांव में नहीं घूमना है, उसको ट्रक 10 जगह नहीं लगाना है। जो पैसा उसको बचेगा उसका फायदा हमको भी होती है। और ये किसी 2 एकड़ के किसान वाले जो 2 एकड़ या 4 एकड़ में जो आदमी खेती करता है उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो किसी हार्वेस्टर को इतना साफ करवाए कि वो जेनेटिक प्रायोरिटी को सीट की मेंटेन कर पाए। वो पॉसिबल इसीलिए क्योंकि हम लोगों का ग्रुप है।
एक वैरायटी में एक हार्वेस्टर, दूसरी वैरायटी में दूसरा हार्वेस्टर, ये जब तक सीजन खत्म नहीं होता तब तक के वो दूसरी मशीन वैरायटियों में उसको एंटर होने की परमिशन ही नहीं देती। तो जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम लोगों ने इतने लोगों को जोड़ा, और उसके कारण ही हम आज सीड में सक्सेस हो पाए। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था कि रबी में और खरीफ में प्रति एकड़ प्रोडक्शन का रेशियो क्या होता है? देखिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये। हमारे यहाँ मेजर जो टाइम है धान लगाने का वो खरीफ है, लेकिन खरीफ का प्रोडक्शन जो है हमारा वो 22 से 25 कुंटल के बीच में ही बैठ पाता है, इससे ऊपर नहीं जाता। और जो हमारा रबी सीजन में जो हमारे यहाँ धान लगती है, सेकंड जो हम लगाते हैं, उसमें हमारा 28 कुंटल से लेकर 35 कुंटल तक का हमारा प्रोडक्शन निकलता है। ये काफी बेहतर है। जी बिल्कुल बेहतर है ये। जी। अच्छा, ये जो अगर रबी सीजन, जो खरीफ सीजन का है, वो तो सारा आप तो गवर्नमेंट को बेचते होंगे एमएसपी पे। जी जी, वो बेसिकली गवर्नमेंट को ही जाता है पूरा। और रबी पूरा कंपनी। तो अगर बात करें हम, अगर इनपुट की और आउटपुट की, तो जी तो खरीफ सीजन में लगभग प्रति एकड़ कितना इनपुट लग जाता है और आउटपुट कितना हो जाता है? देखिए, दोनों सीजन में इनपुट तो लगभग लगभग सेम है, कुछ चीजें कम ज्यादा, जैसे इसमें कोई रबी सीजन में कुछ आपका खर्चे कुछ जगह कम होते हैं तो आपके फर्टिगेशन में खर्चे बढ़ जाते हैं। बरसात में आपके खर्चे दवाइयों में ज्यादा रहते हैं, इस सीजन में कम रहते हैं। 18 से 20 हजार रुपए एकड़ तक हमारी अभी कास्टिंग निकल के आ रही है, हम मशीन से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो ये दोनों सीजन में हमारे खर्चे सेम है। लेकिन अगर आप काउंट करते हैं, अगर आप एक औसत रेट 2300 रुपये या 2400 रुपये भी मानते हैं धान का, तो उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर आपका 25 कुंटल धान निकलता है तो आपका वही 48 से 50 हजार के बीच में हमारी क्रॉप बरसात में खड़ी होती है, और वही क्रॉप हमारी 55 से 60 हजार रुपए की खड़ी होती है खरीफ। खरीफ के धान के रेट आपके रबी के धान के रेट थोड़े से कम रहते हैं। ये 48 से 50 होता है और 55 से 60 तक पहुंच जाता है रबी वाला। जी जी जी। रबी में हमारे को बेनिफिट ज्यादा है, उसका कारण है, अच्छा जैसे सीड कंपनियों से जो हमारा काम होता है, मार्केट अगर आपका 2200 रुपए के आसपास अगर चल रहा है आपका रबी सीजन में, तो हम लोगों को सीड में 300 रुपए कुंटल प्लस होता है। जी। अच्छा, सर, अभी आप जो है एनुअली लगभग कितना क्विंटल अ, ये तो पैडी का प्रोडक्शन कर लेते हैं? अभी सर हमारा जो करीब 2500 से 2600 कुंटल का प्रोडक्शन हमारा खरीफ का रहता है, और 3000 कुंटल के आसपास हमारा प्रोडक्शन चला जाता है रबी में। जी। करीब 5200 से 5500 कुंटल के आसपास की हम लोग मार्केटिंग करते हैं, ये हर साल वाइज बदलता है। जी। सर, अभी आपका जो एनुअल का टर्नओवर की बात करें अगर एग्री में, तो अभी लगभग सर कितना है आपका? सर हमारा बिफोर लास्ट ईयर का जो सीजन हमने कंप्लीट किया है, इसमें हमारा बासमती का सीड का प्रोडक्शन था, उसमें काफी अच्छे पैसे खड़े हुए थे। तो करीब करीब हम लोगों ने दोनों क्रॉप मिला के 1 करोड़ 19 लाख रुपए की धान बेची थी। सिर्फ धान की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मतलब मान सकते हैं कि 1.25 करोड़ का टर्नओवर लगभग है आपका। हाँ, अगर आप ये देखें तो करीब करीब 1 करोड़ 25 लाख के आसपास का हमारा टर्नओवर जाता है। सर, आप वैसे आपने का आधुनिक आधुनिकता को अपने खेतों में आप काफी अच्छी तरह से अपना रखे हैं। आने वाले भविष्य में और आप क्या और अपनाने को लेकर सोच रखते हैं, क्या लक्ष्य रखते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर में आपको अगर सस्टेन, जैसे आप मोबाइल अपना अपडेट करते हैं, आप एजुकेशन के पैटर्न को अपडेट करते हैं, वैसे एग्रीकल्चर को तो अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। ये तो तय मान के चलिए। और परेशानी जो आती है वही आपको नया करने के लिए बताती भी है, आपको डेवलपमेंट भी उसी के कारण होता है। अगर आपका काम अव्यवस्थित चलते रहेगा तो आप डेवलपमेंट के बारे में कभी सोचेंगे भी नहीं। तो जैसे जैसे परेशानी बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीकल्चर और डेवलप होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर दुनिया का पहला और आखिरी, पहला बिजनेस भी यही था और आखिरी भी यही होगा, क्योंकि ये बंद तो सब बंद, ये मुझे तो समझ में आता है।
आपका कोई बिजनेस चले ना चले लेकिन एग्रीकल्चर चलेगा, क्योंकि फूड अभी तक तो फैक्ट्री में नहीं बन रहा है। ये उगेगा तो मिट्टी से ही उगेगा। और दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर अपने आप में ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, क्योंकि अभी जो नए लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं या किसी और क्षेत्र में भी थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं अट्रैक्शन इस तरफ तो आया है। और सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि आदमी बनना चालू है, जमीनें बनना बंद हो गई हैं। जिन लोगों ने लैंड एक्वायर करके रखी हुई है तो वो तो वैसे ही रिच हो गए। एक तो वो सबसे बड़ी बात समझ में आती है, कोई कितना भी पैसा कमा ले उसके बाद वो खरीदता जमीन ही है। खाएगा पिएगा, ऐश आराम, जो भी चीजें उसकी रिक्वायरमेंट जब सब खत्म हो जाती हैं और उसके बाद पैसा बचता है, क्या करूं, तो जमीन ढूंढता है वो। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ये कल्चर बहुत बढ़ गया है, जो है लैंड की प्राइसेस, एग्रीकल्चर लैंड की भी प्राइसेस काफी बढ़ने लगी हैं। तो कई गुना ये हो गया पैसे वाले आदमी जब भी जमीन खरीदेंगे तो ये कुछ नया तो करेंगे, ये तो दिखता है, क्योंकि कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके वैसे नहीं बैठेगा। भले ही वो उनका इस जनरेशन में कोई ना आए, अगले जनरेशन में आए, लेकिन एग्रीकल्चर का फ्यूचर है। आप ये मान के चलिए कि ये कभी बंद होने वाली चीज नहीं पिछले अगर 10 सालों में देखें तो मेरे मतलब मेरी तरफ 2 से 3 गुना 3 गुना तक उसका प्राइस बढ़ गया है। कुछ कुछ ऐसे जमीनें हैं जिनकी 4 से 5 गुना बिल्कुल। कीमत बढ़ गई है। एनीवे, जी जी। सर आप इतने सालों से कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धान की सफलतापूर्वक खेती कर रहे हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर जो कृषि के जो पाठक और दर्शक हैं उनको क्या मैसेज जी देना चाहेंगे? सर, धान की खेती के ऊपर नहीं सर, सभी खेती का मामला है ये तो। खेती साहब, सारी चीजें लाइव हैं इसमें। आपका खेत जिंदा है, आपका लेबर जिंदा है, आपका प्लांट जिंदा है। आप जितना टाइम खेत को देंगे, आप जितनी बार खेत जाएंगे, खेत आपसे बात करने लगता है। तो अगर आप इस काम में हैं तो सबसे पहले तो आपको डिवोशन देना पड़ेगा पूरा, आपको समर्पित होना पड़ेगा। खेती है ही काम समर्पण का। आप जितने बार जाएंगे आपको तनख्वाह मिलेगी, जितना दूर रहेंगे उतनी देर की तनख्वाह आपकी कटेगी, ये तय मान के चलिए। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है कि आप अपनी परिस्थितियों को समझें। आपके रिसोर्सेस आपके पास क्या है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, आपके आजू बाजू का जो पूरा ओरा है उसमें लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में समझिए। अपने अड़ोस पड़ोस के खेत वालों के बारे में समझिए। तो अगर आप अपने वातावरण को अगर समझ पाते हैं, खेत के या अपनी अपनी परिस्थिति को समझ पाते हैं, तो आप निश्चित रूप से वो डिसीजन ले पाएंगे जो लोगों से आपको आगे निकाल के लेके जाएगा। जी। जी। विशाल विशाल जी, निस्संदेह आज की चर्चा हमारी काफी सारगर्भित रही है, और हमारे सभी सवालों का जवाब आपने बेहद बेबाकी से दिया है। और मैं जी आशा करता हूँ कि हमसे जुड़ के आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमें जी भी जुड़ जी। के आपसे बहुत अच्छा लगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी कृषि जन से ऐसे ही जुड़े रहेंगे, और कृषि बिल्कुल संबंधी सर। लाभकारी जानकारी हमारे पाठकों दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो इसी के साथ सर इस चर्चा को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कृषि जन से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।